Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video we were covering the chapter cell, the building block of life. So last video में हम लोगों ने सेल वॉल तक पढ़ लिया था. अब हम लोग रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो अगला टॉपिक है द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम. अब हम लोग हमने पहले सेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेल वॉल पढ़ी, अब हम सेल के इंटीरियर को पढ़ने जा रहे हैं. You have learned the most cells have three basic parts: a selectively permeable membrane called the plasma membrane, a semi-fluid jelly-like substance called the cytoplasm, and a prominent nucleus. Okay. Now, हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं कि सेल के पास तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं. ठीक है, पहला तो होता है एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसका नेचर होता है जेली लाइक. और थर्ड, उसी में प्रेजेंट होता है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. ओके. In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles, along with other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. इस लाइन में ये कहा गया है कि न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में अलग कुछ और भी सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं. ये क्या होता है, ये इसमें हम इसको बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते क्योंकि भाई सेल है. सेल को तो वैसे भी आप नहीं देख पा रहे थे, तो सेल को आपने माइक्रोस्कोप लगाकर देखा है, तो ठीक वैसे ही जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं उसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाकर ही देखना पड़ता है. नेक्स्ट, ये डायग्राम्स हैं कुछ. एक ये ए पार्ट वाला डायग्राम है, ये बैक्टीरियल सेल का है. बी वाला एक प्लांट सेल है और सी है एक एनिमल सेल. बैक्टीरियल सेल को कहते हैं प्रिमिटिव सेल. प्रिमिटिव सेल मतलब होता है जो बहुत पुराना सेल होता है, इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. ठीक है, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल ये सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं क्योंकि ये यू मतलब होता है, देखिए प्रो मीन्स होता है प्रोकैरियोटिक को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे आधे आधे टर्म्स में, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मीन्स पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. यहाँ पर आप लिख ही लीजिए इसको ताकि आपको का हेल्प मिले. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ओके, तो आपको यहाँ इससे पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, यानी जो पुराने तरीके का सेल है. ओके, ठीक वैसे ही यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यू मीन्स होता है ट्रू. यू वर्ड कहीं भी लिखा है उसका मतलब होगा ट्रू, और इन द सेम वे कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक, ओके. तो ये भी मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका मतलब समझ जाएंगे. अगर कोई पूछ लेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इट हैज़ अ न्यूक्लियस. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. Okay, study the given diagrams of bacterial cell, a plant cell and animal cell. Observe the different structures and present in each of them. Record your observations in table 2.1. आगे जाकर एक टेबल दी गई है, तो अब पहले आपको इस डायग्राम को स्टडी करना है अच्छे से. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल में क्या क्या है. एक साइटोप्लाज्म है, मतलब पूरा बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है. उसमें न्यूक्लियोइड है यहाँ पर. न्यूक्लियोइड देखिए, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस होता तो उसको न्यूक्लियस लिखा होता, पर यहाँ पे न्यूक्लियोइड लिखा है. न्यूक्लियोइड का मतलब होता है द स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू न्यूक्लियस बट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस. जैसे एक अमीबा होता है तो वैसे ही अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, तो वो अमीबा की तरह होता है. इट इज़ नॉट अमीबा. ओके, इन द सेम वे हियर न्यूक्लियोइड इज रिटन, इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस. ओके, इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. नाउ यहाँ पे अपेंडेजेस दिया होगा, आप देख पा रहे हैं कि ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है. ये इट इज़ फॉर मूवमेंट.
इसके मूवमेंट के लिए दी गई है, ठीक है। एंड आपको जैसे पता है कि बाहर के मेम्ब्रेन में सेल वॉल है और अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स का काम होता है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये हमेशा याद रखना। राइबोसोम्स कहीं भी होंगे प्रोटीन सिंथेसिस होती ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टिपिकल प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या क्या है, राइबोसोम है, न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड है, ओके। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वैक्यूल में क्या होता है। बेसिकली स्टोरेज होता है एक तरीके से चीज़ों का। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है दोनों के पास। न्यूक्लियस के अंदर भी जो स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करता है, जो न्यूक्लियस है जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। साइटोप्लाज्म है, यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस करती है। और राइबोसोम में तो आपको पता ही है क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, अ बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये हमेशा याद रखना, बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। इन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बताया, ऊपर लिखवाया है, ठीक उसी तरीके से। मतलब आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ओके। नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। अगर देखिए, अगर ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो सेलुलर एक्टिविटीज़ कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में ही होंगी। लेकिन इससे ऑपोजिट इसमें पहले इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक में, ओके। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इससे ऑपोजिटली प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। तो ये सेल को हम क्या कहते हैं, अगर इसमें न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है तो इसको हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ओके। अब हम लोग इस टेबल्स को स्टडी करेंगे जो हमने डायग्राम को पढ़ा है उसके बेसिस पे, ओके। नाउ अब देखिए, हमें पहला हमारा बेसिस है सेल मेम्ब्रेन और डिवीजन है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल किस में होगी भाई, बैक्टीरियल सेल में भी होगी, प्लांट सेल में भी होगी, पर एनिमल सेल में नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो लोकोमोट कर सकते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, तो उनको किसी भी सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म is present in all three of them, in bacterial cell, plant cell and animal cell. Now well defined nucleus, if we are talking about well defined nucleus, so well defined nucleus किस में होगा, बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पुराने ज़माने का है, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं आएगा। और प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक है, यू मीन्स ट्रू, तो ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ओके। प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, अब इसमें आ ही गया वही वर्ड, प्रिमिटिव वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, यानी बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, तो यहाँ प्रेजेंट होगा, इन दोनों में वो नहीं होगा। और न्यूक्लियोइड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहाँ थी, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं, इसीलिए बैक्टीरियल सेल में नहीं होगी और प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी, ओके। अब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में नहीं होता है, क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डायमीटर इनका क्या है, 1 to 10 म्यूमीटर और 10 to 100 म्यूमीटर, मतलब इसका डायमीटर कम है, उसका डायमीटर ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं ऑर्गेनिज्म में, ये क्या है, यूनिसेलुलर होता है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट को, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है, वो सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज किस में है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किस में होता है, इसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो एब्सेंट लगा दो, उसमें प्रेजेंट लगा दो, ओके। मूविंग फर्दर,
अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड these organelles? Eukaryotic cells carry out various life processes in different cell organelles independently at the same time. Okay, cell organelles क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स. ये फंक्शंस है सेल ऑर्गेनेलीज के. हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, ओके, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल. ओके, क्या काम है यहाँ पे बेसिकली कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो उसके अंदर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ होती हैं और सेल ऑर्गेनेलीज का बहुत काम होता है, वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं एट द सेम टाइम. ओके, तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, ओके, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं सेल को. फर्दर दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल. वो साथ में काम करते हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेटिंग उनका फंक्शन है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि सारे फंक्शन सेल के परफॉर्म हो सकें. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन इट विथ अनदर कलर, कि अ सेल इज़ अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री विथ ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब. सेल क्या है? एक परफॉर्म्स एज अ फैक्ट्री जिसमें हर एक पार्ट अपनी खुद की जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको काम असाइंड है जिसको वो परफॉर्म कर रहा होता है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स या फिर कह सकते हैं वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज. फर्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं और हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं. इन जनरल नॉलेज के लिए ये याद रखना कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने. ओके, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर किसी भी चीज़ की, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी चीज़ की कवरिंग है तो वो मेम्ब्रेन है. जैसे सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, जिसमें पोर्स होते हैं. पोर्स क्या होते हैं? ये आप देख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है तो इसमें कुछ कुछ जगह पे ये पोर्स हैं, मतलब छेद हैं. अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि न्यूक्लियस में छेद क्यों है, तो इसका बेसिक यही फंडा है कि वो छेद या वो पोर्स सिर्फ इसलिए प्रेजेंट है ताकि चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट हो सके इन एंड आउट ऑफ द सेल. ओके, इसमें लिखा होगा पोर्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये आप देख पा रहे हो कि ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या होता है? डेंस राउंड बॉडी होता है न्यूक्लियस में, जहाँ पर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस. न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम की सिंथेसिस होती है. राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर और राइबोसोम जो बनते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में. ठीक है, तो राइबोसोम की सब यूनिट्स बनती हैं न्यूक्लियस में. ये क्या करती, ये सब यूनिट्स क्या कर सकती हैं? एग्जिट कर सकती हैं न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे सारे बड़े और छोटे सब यूनिट्स इकट्ठा होकर एक राइबोसोम बनाते हैं और यही राइबोसोम फर्दर जाकर के प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम भी होता है, जो कि क्या होता है? विजिबल होता है एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. जब भी सेल को डिवाइड होना होगा न्यूक्लियस में, जो क्रोमोसोम है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स की तरह दिखाई देंगे. आप देख पा रहे हो ये, इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स कंटेन information for inheritance of characters from parent to the next generation in form of DNA molecules. Okay, so क्रोमोसोम में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट से लेकर नेक्स्ट जनरेशन में, और वो किसके फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में होती है. आपको पता ही होगा कि क्रोमोसोम में क्या होता है कि जैसे आप जो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हो, वो इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है. किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कंपोज्ड होते हैं ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स. क्रोमोसोम में अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपको हमेशा ये बताना है कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स. डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ये कंटेन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ओके,
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जो आपकी जीन्स की इन्फॉर्मेशन है, आपके पेरेंट का क्या कैरेक्टर है जो आपके अंदर इनहेरिट होने वाला है, यही क्या होता है डीएनए कंटेन्स करता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। एक सेकेंड, क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट ब्लर हो गया, नहीं ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको जीन्स कहते हैं। जीन्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा जीन्स क्या होता है, तो ऐसे सेगमेंट्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं डीएनए में उन्हें जीन्स कहते हैं। अब जो सेल डिवाइडिंग नहीं है, नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या होगा, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन डिवाइडिंग सेल, तो उसमें ये होने वाला है कि डीएनए प्रेजेंट होता है एज डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, देखिए अभी तो हम डीएनए पढ़ रहे थे जो कि डिवाइडिंग सेल में था, तो उसमें तो आपको पता ही था कि डीएनए क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं क्रोमोसोम, जिसमें डीएनए होता है फॉर्म, डीएनए के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ओके, और क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन्स को। ओके, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम देख रहे हैं कि जब सेल डिवाइडिंग नहीं है तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और क्रोमैटिन मटेरियल कैसे होता है, ये एक तरीके से एक एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंटैंगल्ड मतलब होता है कि गुच्छा, रबड़ का गुच्छा, आप देख सकते हो ये क्रोमैटिन है। ये फ़िलहाल तो अभी आपको ऐसे दिख रहा है, बट क्रोमैटिन का रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आई होप ये बन पाएगा भी, ये ऐसा करके कुछ, ये इट्स अ क्रोमैटिन, ये इंटैंगल्ड स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का। ओके, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग है तो डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होगा, और क्रोमैटिन एक एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। जब सेल डिवाइड होने वाली होगी तो यही क्रोमैटिन बन जाएगा क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया? ये पहले तो क्या होता है कि सपोज करो कि सेल डिवाइड नहीं हो रही है, एक टाइम है अभी, जैसे इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो डीएनए कैसे प्रेजेंट है, एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन क्या है, एंटैंगल्ड मास है। एंटैंगल्ड का मतलब होता है उलझे हुए, आपस में उलझे हुए एक मास है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। और क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ाई है। उनका डीएनए कैसे होता है, ये पढ़ लो। उनका डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट, अभी हमने न्यूक्लियोइड के बारे में पीछे पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में, कि उसमें न्यूक्लियस, उसमें वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए कंटेन करता है। ओके, यहाँ पे डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ वो एसोसिएटेड होता है, और रीजन जो इनको कंटेन करता है वो जेनेटिक मटेरियल, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। ये हमेशा याद रखना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Okay, ribosomes are the site of protein synthesis. Okay, हमने अभी पहले, मैंने ऊपर बताया है ये कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। ओके, और ये क्या है, टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, या तो वो अटैच्ड होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइबोसोम्स बन कर आया है न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियोलस में बना था राइबोसोम की सब यूनिट, बाहर निकला न्यूक्लियर पोर से और यहाँ पे अटैच हुआ, यहीं पे प्रोटीन बनेगी। राइबोसोम जहाँ भी है वहीं प्रोटीन बनेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। यहीं पे राइबोसोम है तो यहीं पे मैन्युफैक्चर तो होगा ना। ER बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में। ER इज अ लार्ज ऑर्गेनेली दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्या है, एक लार्ज ऑर्गेनेली, बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेली है जो कि स्प्रेड होता है एक तरीके से नेटवर्क की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में। ओके, ER होता है कंटिन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये बाहर का जो न्यूक्लियस का वो है मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, उसी में अटैच्ड होता है ये हमेशा। इसकी लोकेशन अगर कोई पूछेगा तो हमेशा यही बोलना कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, ठीक है, बाहर से। ये प्ले करता है एक की रोल, इट प्लेज अ की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड सम हार्मोन्स इन द पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल।
ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, इसका एक मेन रोल होता है, ये क्या करेगा, सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। भाई इस पर राइबोसोम लगा है तो सबसे पहला आंसर आपका यही निकलना चाहिए कि इसमें प्रोटीन तो बन ही रहा है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या है, साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटीन्स तो बनेगा ही, और इसके साथ साथ इसमें फैट्स बनेगा, इसमें लिपिड्स बनेगा, मतलब फैट्स को ही लिपिड्स कहते हैं, और कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं स्पेशलाइज सेल में। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब हम रफ पढ़ने वाला है। रफ का मतलब है, अगर आपको रफ बोल रहा है तो आप इतना दिमाग लगा लो कि वो रफ इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ही उसका नाम रफ पड़ा है, और अगर वो स्मूथ है तो मतलब राइबोसोम्स नहीं है, बस यही इसका मतलब होता है। इसको वही पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इट लुक्स रफ under an electron microscope because it has ribosomes attached to its surface and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion, for example in gland cells such as pancreatic cells. Okay, ये रफ इसलिए है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें ऑब्जर्व हुआ कि इसमें राइबोसोम्स अटैच थे, और राइबोसोम्स अटैच है तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और प्रोटीन का सेक्रीशन हो रहा है। एग्जाम्पल में ग्लैंड सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल्स में। ओके, अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि क्या है, इसमें इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस एंड इज देयरफॉर लुक स्मूथ। ये क्या होगा, अगर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था कि वो सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स और हार्मोन्स कर रहा था, ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रोटीन हो गया है, प्रोटीन का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या दूसरा वाला क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा फैट्स और हार्मोन्स का। ठीक है, बेसिक है। अगर बड़ा वाली चीज़ दोनों फंक्शन परफॉर्म करी तो इसको डिवाइड किया तो रफ वाला जो राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, दूसरा काम करेगा। ठीक है, जो कि है फैट्स को और हार्मोन्स को स्टोरेज करने वाला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को कहते हैं पैकेजिंग मटेरियल, ये चीज़ों को पैकेज करके रखता है। ओके, if you carefully look the diagram of a cell figure 2.10 B and C, अगर आप देख पा रहे हैं, where is the diagram 2.10, एक सेकेंड, बहुत ही पहले का डायग्राम इन्होंने बोल दिया है देखने को। अच्छा, ये वाला डायग्राम जो हमने देखा था, सेल का जो डायग्राम है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ही पास में गोल्जी बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, okay, if you carefully look at the diagram of a cell you will notice stacks of flattened sac like structures. हम नोटिस करेंगे stacks of flattened sac like structures, together these stack form the Golgi apparatus. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, स्टैक मतलब होता है गट्ठर। आपने गट्ठर सुना होगा, क्या होता है, जैसे चीज़ों का गट्ठर होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होता है, ये ऐसा एक स्टैक, ठीक, इसके ऊपर ये दूसरा स्टैक, फिर तीसरा स्टैक, ठीक, ऐसा करके बिल्कुल सेम इसका यही स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम इसका ही स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म करता है गोल्जी अपैरेटस को, एक के ऊपर एक रखा होता है जो गोल्जी अपैरेटस को बनाता है। इसका काम क्या होता है, ये लिंक्ड होता है, फंक्शनली ये लिंक्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से और अदर सेल ऑर्गेनेलीज से, ये लिंक्ड होता है। इसका काम क्या होता है कि एक्ट करता है लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस। जहाँ कहीं भी कोई भी वर्ड आ रहा है पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है। और किस लिए पैकेजिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट। कोई सामान आपके यहाँ आपने लेटर दिया पोस्ट ऑफिस में, तो आपको क्या होगा, वो पोस्ट ऑफिस में जो उसका प्रोसीजर है वो पैक्ड होके फिर वो जाएगा ना ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैकेज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट, सेक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर इसका फंक्शन हम लोगों को, हम जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, हमें सबका फंक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उसको अच्छे से याद भी करेंगे। तो गोल्जी बॉडीज़ का काम ही यही होता है कि ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा और पैकेज करेगा, किसे, प्रोटीन्स और लिपिड्स को इनटू वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, सेक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, क्लीन अप सिस्टम। क्लीन अप से क्या मतलब समझ आ रहा है, साफ सफाई, क्या, इसको सुसाइडल वैक्स भी बोलते हैं एक तरीके से। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स का सफाया होता है। लेट्स स्टडी इट। सेल्स प्रोड्यूस
वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़। ओके, सेल क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। अब कहीं भी एक्टिविटी हो रही, किसी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो वहाँ पे भाई वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या होगा, लाइसोसोम्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जिसमें एंजाइम्स फिल्ड होती हैं विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इवन डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द सेल, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी। ओके, हाईलाइट थोड़ा अजीब तरीके से हो गया, प्लीज काइंडली इग्नोर इट। तो क्या बताया हमने अभी कि जो लाइसोसोम्स है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जिसमें एंजाइम्स फिल्ड होता है, वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को जो अनवांटेड है, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और इवन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल। क्या करेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल है उसको क्लीन और हेल्दी रखने के लिए। ये द प्रोडक्ट्स formed by the breakdown are released into the cytoplasm when they may be reused in other cellular processes। जो कि प्रोडक्ट्स बने हैं इनका, इन सबको तोड़ने फोड़ने के बाद वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं ताकि वो आगे किसी फर्दर प्रोसेस में यूज़ हो सकें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरी मेन टॉपिक विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि पावर हाउस में क्या होता है, लाइट आती है, सेल में लाइट तो आपको देनी नहीं है, तो क्या होगा, क्योंकि इसको इसलिए इसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। ओके, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होगी भाई, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जो स्मूथ होगी और पोरस होगी। ओके, और स्मूथ होगी और पोरस है। ओके, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होगी इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन जो इसकी है आप देख पा रहे हो कि एकदम ये स्मूथ सर्फेस है। ओके, एकदम स्मूथ है और पोरस है, इसमें पोर्स हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में आप देख रहे होंगे कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक है ना। ये क्यों है, इसका नाम पहली बात तो क्रिस्टे बोलते हैं, इसको क्रिस्टे कहते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपस में फिंगर है ना, तो अगर ये फिंगर ओपन होगी तो आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया बढ़ा रही है एक तरीके से। ओके, अगर ये आपस में ये जो एरिया है पूरा ओपन होगा तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, इसीलिए इसको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में है। ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाने का ही काम करता है। और ये किस लिए सरफेस एरिया बढ़ाएगा, तो क्या हेल्प मिलेगी, केमिकल रिएक्शंस हो पाएंगी और एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी, जो इसका काम है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, हाँ, इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है ताकि उससे एनर्जी डिराइव कर सके हम, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव स्टडीड अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी एंड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, नाउ इसमें बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली हो क्या रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको तो बता दिया गया है कि एनर्जी सप्लाई होती है, लेकिन हो क्या रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पर ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है एनर्जी डिराइव करने के लिए, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है इसको स्टोर किया जाता है एक फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जो स्टोर होती है किसके फॉर्म में स्टोर होती है, हमेशा ये याद रखना, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो पा रही है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रही है एनर्जी। और एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है जिसके लिए यूज़ होता है फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। अगर आपके यहाँ आपको सैलरी मिल रही है तो वो आपकी करेंसी है, एक वो नोट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, डन। नेक्स्ट है हमारा आता है प्लास्टेट्स। ये होता है सेंटर
फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। प्लास्टिड्स है, इसमें क्या होगा, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है। क्लोरोफिल है तो भाई लाइट को ट्रैप करेगा और फूड बनाएगा, जो प्रोसेस आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। चलिए प्लास्टिड्स को पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी तो बना दी जो कि फूड से आ रही है, पर ये फूड कहाँ से आएगा? एनिमल्स can obtain their food from surroundings. However, plants synthesize food in the presence of sunlight. But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activities? Plants use special organelles called plastids for food synthesis and storage. Okay, अब माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपने पढ़ लिया कि वो एनर्जी दे रहा है सेल को, ठीक है, जो कि फूड से आ रही है। अब एनिमल्स क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स। एनिमल्स तो भाई अपना चल फिर के खाना वाना ले लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बना लेते हैं, पर कहाँ पे बन रहा है फूड, कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, ये तो पता होना चाहिए। तो प्लांट्स क्या करेंगे? स्पेशल ऑर्गेनेलीज का यूज़ करते हैं जिनको प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये फूड बनाने में हेल्प करती है और स्टोरेज में भी हेल्प करती है। As you have learned, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. ये सबको पता होगा, बचपन की डेफिनेशन है ये, अब सबकी ज़बान पे ये रटी होगी कि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सनलाइट इन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट दैट अब्जॉर्ब्स सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप ऑफ प्लास्टिड ही है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, जो कि एक टाइप ऑफ प्लास्टिड ही है। ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। विद इन द स्ट्रोमा डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर दैट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, अब इस यहाँ पे इतने में ये बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। और क्लोरोप्लास्ट में सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली इसका नाम स्ट्रोमा है। ओके, तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस यानी जो साइटोप्लाज्म है उसको स्ट्रोमा कहते हैं यहाँ पर। और विद इन द स्ट्रोमा डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये डिस्क शेप जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एक कॉइन की तरह, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ओके, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक सेकेंड, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनके द्वारा, ये जो डिस्क स्ट्रक्चर्स हैं और वो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो शुगर सिंथेसाइज है इस प्रोसेस में वो स्ट्रोमा में स्टोर होता है अलॉन्ग विद स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब हमने क्या पढ़ा है इतने में, हम ये देख लेते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें क्या होता है, जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसका साइटोप्लाज्म है बेसिकली, मैट्रिक्स जो है इसका, वो स्ट्रोमा कहता है, जिसमें डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर से फोटोसिंथेसिस के दौरान, और जो शुगर सिंथेसाइज हो रहा है इस प्रोसेस में वो स्ट्रोमा में स्टोर्ड होता है स्टार्च ग्रेन्यूल्स के साथ। इस स्ट्रोमा में ये मैट्रिक्स है इसमें स्टोर होगा ये जो शुगर सिंथेसाइज हुआ है, किसके साथ? स्टार्च ग्रेन्यूल्स के साथ स्टोर होगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव some features that are similar to certain bacteria. For example, they have both their own DNA and ribosomes, and thus they can make their own proteins. इस चीज़ को भाई पेंसिल ले लो और मार्क इट एज अ स्टार मार्क कर लो इस चीज़ को, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आ गया रैंडमली कि नेम द सेल ऑर्गेनेलीज दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो आपका आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? प्लास्टिड्स है। इन दोनों के पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। अगर ये दोनों चीज़ हैं तो ये खुद ही अपना प्रोटीन बना लेंगे। क्या होता है, ये अपने आप में इनको एक यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू बैक्टीरिया ओनली, लेकिन इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के पास नहीं होता है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर्स। इनमें कलर्स कैसे आते हैं। इन फ्लावर्स पेटल्स एंड फ्रूट्स plastids contain pigments other than chlorophyll. These plastids are called chromoplasts. जो भी plastids that are responsible for providing colors to the flowers, fruits and vegetables, they are known as chromoplast. Chroma मतलब का ग्रीक वर्ड में chroma मतलब होता है कलर। ओके, ये इनका पिगमेंट या तो येलो होता है, ऑरेंज होता है या रेड होता है। ये सोर्स होते हैं ब्राइट कलर्स के लिए फ्लावर्स और फ्रूट में। ओके, ब्राइट कलर्स क्या करेंगे, अब आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी फ्लावर है बहुत ही ब्राइटली कलर्ड है, तो वो आपको भी तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। तो ठीक उसी तरीके से वो हेल्प करता है ब्राइट कलर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। ओके, ये हेल्प करता है पॉलिनेटर्स को, जो कि पॉलन ग्रेन्स लेकर आते हैं ताकि फ्रूट बन सके, ताकि हेल्प कर सके इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स जो है वो क्या करेंगे, सीड डिस्पर्सल, जो सीड है वो इधर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स कराने में काम करेंगे। तो इसके लिए ये ब्राइट कलर्स का ये फंक्शन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए क्रोमोप्लास्ट। ओके, सम प्लास्टिड्स लैक पिगमेंट्स एंड आर दस कलरलेस। इनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। भाई कलरलेस है कुछ। एक था क्रोमोप्लास्ट, एक था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता था, ग्रीन पिगमेंट था, फोटोसिंथेसिस का काम था उसका। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उसके स्टोमा में लाइट एनर्जी, उसके स्टोमा में वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते थे। उन स्ट्रक्चर्स में लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती थी और शुगर जो सिंथेसाइज होता था वो स्टोमा में ही सिंथेसाइज होता था। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं सम प्लास्टिड्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स को लैक करते हैं और वो कलरलेस होते हैं। इनको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है ग्रीक में वाइट, बेसिकली जो कलरलेस है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं ये क्या करेंगे, फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे। ठीक है, सच एज स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं बेसिकली, जो कि है स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम था, वो बेसिकली कलर दे रहे थे। पिगमेंट्स का था कलर के लिए था, किस लिए कलर जो है दे रहे थे, वो उसका काम था पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है तो उसका कुछ भी अट्रैक्शन से तो रिलेशन है नहीं। वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा सच एज स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स, और क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। ओके, इसका एग्जांपल है सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टैरो कोलोकेशिया सेल स्टोर्स स्टार्च। चलिए कोलोकेशिया का एग्जांपल देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। एक सेकेंड, ये होता है कोलोकेशिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वैक्यूल्स, द ऑर्गेनेलीज फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। वैक्यूल्स का क्या काम होता है, स्टोरेज और सपोर्ट होता है बेसिकली। ठीक है, प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परेरीली स्टोर इट। प्लास्टिड्स में जैसे क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर होता है वहाँ पे चीज़ें, जैसे जो शुगर और स्टार्च ग्रैन्यूल्स है वो सिर्फ टेम्परेरीली स्टोर हो रहे थे स्टोमा में। अदर प्लास्टिड्स सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। लेकिन ये वाटर, मिनरल्स और वेस्ट मटेरियल्स कहाँ स्टोर्ड होंगे, यहाँ स्टोर्ड होंगे वो। ओके, इन अ मैच्योर्ड प्लांट सेल there is usually one large central vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane. Okay, मैच्योर प्लांट सेल में सिर्फ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये फिल्ड होता है विथ अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। जो भी फ्लूइड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सेल सैप कहते हैं। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। जो सेल में फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो प्लास्टिड्स में फ्लूइड होता है उसको स्टोमा कहते हैं, और जो वैक्यूल्स में फ्लूइड होता है उसको सेल सैप कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या करते हैं, हेल्प वाटर को स्टोर करते हैं, मिनरल्स को स्टोर करते हैं, शुगर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। याद कर लो, फंक्शन मिल गया वैक्यूल्स का। ओके, ये रहा वैक्यूल्स का फंक्शन। ये क्या करेंगे, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल्स। ओके, तो वैक्यूल्स का ये काम
पता चल गया है कि बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म। वैक्यूल ये सब को स्टोर करने की वजह से वैक्यूल क्या करेगा, हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द प्रेशर इनसाइड द सेल विच कीप्स द प्लांट सेल फर्म। प्रेशर जो है सेल के अंदर का उसको मेंटेन करता है, जो कि प्लांट सेल को फर्म एक जगह कामली प्रेजेंट रखता है। जब भी प्लांट्स को इनफ वाटर नहीं मिलता है, वैक्यूल क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा और सेल क्या हो जाएगा, लेस फर्म हो जाएगा और प्लांट्स विल्टेड हो जाएगा। विल्टेड मीन्स अ बिट, कहते नहीं है कि वजह से प्लांट्स का कंडीशन ख़राब होती जा रही है। ठीक है, अगर प्लांट्स में वाटर नहीं है तो वैक्यूल में जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाएगा और सेल है वो कम फर्म हो जाएगा। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कभी कभार प्रेजेंट होते हैं, नॉट ऑलवेज। ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स, दे हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। एनिमल सेल में से कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स कैसे ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑन योर स्किन, it heals after a few days. When hair fall out, new hair grow back. How does this happen? It happens because cell in our body can grow and divide to replace the old, dead or damaged cells. ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि अगर आपके स्किन पे कोई कट लगा तो वो रिपेयर हो जाती है ना, स्किन अपने आप रिपेयर हो जाती है। बाल अगर गिर गए हैं तो नए बाल वापस आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सेल्स है बॉडी में उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। ओके, जब when our body grows, it is not just because cells gets bigger. Cells can grow only up to a certain size, but growth happens because cells divide to form new cells. Okay, अब अगर आपकी बॉडी बढ़ रही है, आप लंबे हो रहे हो, बचपन में आप छोटे थे, अभी आप बहुत लंबे हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेल का साइज बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल मल्टीप्लाई करती है, सेल डिवाइड होती रहती है हमेशा। इससे क्या होता है, सेल का डिवीजन से ही क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ अकर होती है। ओके, एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, हमको उसको देखना चाहिए कि हमको क्या करना है। टेक अ जार एंड फिल इट विथ प्लेन वाटर. Now place an onion bulb over the jar in such a way that its base bearing roots is immersed in the water. Leave the setup for 5-6 days and observe. Do you observe the roots growing? Cut 2-3 cm of freshly grown roots and transfer them to freshly prepared aceto-alcohol. Keep the roots dipped in aceto-alcohol for 24 hours and then transfer them to 70% ethanol for preservation. Take one of the preserved roots, wash them into water and then place them on a clean slide. Put 1 drop of dilute hydrochloric acid on the root tips to soften the tissue. Rinse the roots after 10-15 minutes. Then add 2-3 drops of acetocarmine stain on them. पहले इतना पढ़ते हैं। पहले क्या करना है, एक जार लेना है जिसमें पानी भर देना है। उसमें क्या करना है, एक प्याज को रखना है, मतलब कि इस तरीके से रखना है जो इसका नीचे वाला रूट्स वाला एरिया है वो नीचे रहे, मतलब पानी में डूबा रहे। ओके, नाउ अभी इस सेटअप को 5-6 दिन तक छोड़ देना है ऐसे और उसको ऑब्जर्व करना है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, रूट्स ग्रो कर रही हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2-3 सेंटीमीटर का जो फ्रेशली ग्रोन रूट्स है उसको काट देना है और हमें उसको ट्रांसफ़र कर देना है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो-अल्कोहल में। ठीक है, जो कि होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। ठीक, अब हमको क्या करना है, जो रूट टिप्स है वो एसिटो-अल्कोहल में 24 आवर्स के लिए रखना है और फिर उसको वापस से ट्रांसफ़र करना है 70% इथेनॉल में। किस चीज़ के लिए, प्रेजर्वेशन के लिए। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट्स, जो हमने रूट्स प्रिजर्व किए 70% इथेनॉल में, उसको या तो 1 या तो 2 ले लो और उसको पानी से धो लो। देन प्लेस देम ऑन अ क्लीन स्लाइड। ठीक है, फिर उसको क्लीन स्लाइड में प्लेस कर दिया। अब एक ड्रॉप डालना है डाइल्यूट HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट एक ड्रॉप डालना है। डाइल्यूट का मतलब है कि उसमें पानी डाल दिया, वो अब एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नाउ रिंस करना है रूट्स को आफ्टर 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट बाद उसको धो दो। फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्माइन स्टेन डाल दो। ठीक है, अब उस स्लाइड को 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। फिर जेंटली उसको वार्म करो ओवर अ स्पिरिट लैम्प, एक लैम्प के ऊपर उसको गर्म करो। ठीक है, उसकी टिप को कट कर दो रूट की और स्लाइड पे एक कवर स्लिप रख दो। जो कवर स्लिप है उसको स्क्वैश करो विथ योर थंब टू स्प्रेड द सेल्स ऑन द स्लाइड।
ठीक है, अब स्लाइड को ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में। क्या ऑब्जर्व होगा इसमें, ये देख लो कि जो अनियन सेल्स हैं वो रूट टिप में ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो इसमें यही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्स हैं वो ग्रोइंग टिप ऑफ रूट अनियन डिवाइड कंटिन्यूसली, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स कंटिन्यूसली इज नोन एज सेल डिवीजन। ओके, नाउ दीज सेल्स, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये वेरियस स्टेजेस शो करता है सेल डिवीजन के। देखिए आपको सेल डिवीजन का स्टेज दिख रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर आपस में दो बने, फिर ऐसे अलग हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये हुआ, ये करते करते सब्सिक्वेंट डिवीजन है सेल डिवीजन का। एक प्याज में, इस प्याज में कितने सेल डिवीजन हो रहे हैं ये देख सकते हो आप लोग। तो आपका तो एक ह्यूमन बॉडी है, आप तो मेजर ही नहीं कर सकते आपका कितना डिवीजन हो रहा है बेसिकली। ओके, every day an estimated 100 or of billions of cells in our body are replaced, which is almost 1% of the total number of cells in our body. हर दिन 100 और billions of cells क्या होते हैं बॉडी में रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स का सिर्फ 1% है। दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड करते हैं मोर कंट्रोल्ड और ऑर्डरली मैनर बाय प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल। ओके, जो कि आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब क्या, एडवांस्ड सेल है ना, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है भाई। अब भी आया प्रिमिटिव पुराने ज़माने का, तो भाई उतने अच्छे से डिवाइड नहीं करेगा, तो अब ये तो बेसिक सेंस है। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस को सेल साइकिल बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिविजन। सेल डिविजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर एंड डैमेज्ड टिश्यूज एंड रिप्रोड्यूस। ठीक, सेल डिवीजन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस लाइन का मतलब क्या है, एनी आइडिया? न्यू सेल्स बन रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, इस लाइन का ये मतलब है कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही तो डिवाइड होकर बनेंगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है सेल की। अभी आगे ये लाइन आएगी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, और ये क्या करता है, अलाउ करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में, रिपेयर करने में, डैमेज टिश्यूज़ को और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। किसी चीज़ का डिवीजन हो रहा है, किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू रिप्लेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। ठीक है, स्किन सेल्स जो हैं, जैसे आपको चोट लग गई है तो वो कंटिन्यूसली रिप्लेस करेंगे ताकि जो सेल्स लॉस हुए हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड asexual reproduction, while meiosis is important for sexual reproduction, फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। बेसिकली इतना याद रखो कि माइटोसिस और मियोसिस का मतलब क्या होता है। माइटोसिस है तो मतलब है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, और मियोसिस का मतलब है रिडक्शन डिवीजन है। ठीक है, ओके, माइटोसिस का काम होता है कि नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर और मेंटेनेंस करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, और मियोसिस का क्या काम है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो बेसिकली जो लोगों में डाइवर्स लोगों में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कैरेक्टर्स हैं, जो डाइवर्सिटी आ रही है जीन्स की, वो मियोसिस हेल्प करता है उसमें। पहले हम लोग माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। Mitosis. Every human being begins life as a single fertilized egg. This one cell divides repeatedly to form trillions of cells in the body. Cells increase in number through mitosis, which is the most common type of cell division. मैंने अभी ऊपर बताया कि माइटोसिस का मतलब होता ही है कि वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग की जो फर्टिलाइज्ड होता है एग, वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग होता है ना। जाइगोट की प्रोडक्टी क्या होती है, एन होता है वो। अगर ह्यूमन डिवाइड होता है, अगर ह्यूमन जो एग है फर्टिलाइज्ड एग, यही सेल डिवाइड होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ये इनका नंबर होता है, इंक्रीज होता है थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या था, पहले एक था, ये ऐसे फर्दर डिवाइड हो गया इनटू टू। ठीक है, माइटोसिस क्या प्रोड्यूस करेगा, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। ये था इनका पेरेंट सेल। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, तो माइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली डिवीजन होता है फ्रॉम वन पेरेंट सेल। ओके, पेरेंट सेल में डिवीजन होता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, माइटोसिस में क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल है, ये बेसिकली जो आप ये पेरेंट सेल देख पा रहे हो, ये आपस में ये फर्दर डिवाइड होकर ये दो डॉटर सेल्स बना देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गए ना,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है एक तरीके से ये, ठीक। ये हो गया डॉटर सेल्स इसके बन गए। तो इसमें क्या होगा, जो एक सेल था मिलियंस ऑफ सेल बना दिया इसने। ईच न्यू सेल्स गेट्स द सेम डीएनए एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। जैसे यहाँ पे ये 2n है, इसकी प्लॉइडी 2n है, तो यहाँ पे भी 2n होगा, यहाँ पे भी 2n होगा। 2n का मतलब यहाँ पे मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जो डीएनए और क्रोमोसोम्स हैं वो जो पेरेंट में थे वही डॉटर्स में भी आएंगे। यहाँ पे कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं है, कुछ भी कम कैरेक्टरिस्टिक्स कम नहीं होने वाली यहाँ पे। ये इंश्योर करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लार्जली मेंटेन्ड हुए, मतलब वो पूरी हर जो डिवीजन हो रहा है आने वाली जो हर भी पीढ़ी है उसमें मेंटेन्ड है वो बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस, जो कि है रिडक्शन डिवीजन। देख पा रहे होगे आप लोग, ये रेड और ब्लू कलर के सेल्स थे, तो रेड वाले की अलग फैमिली बन रही है, ब्लू वाले की अलग बन रही है, तो मतलब ये मियोसिस है। मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल में ही प्रोड्यूस होता है, मियोसिस हेल्प मतलब अकर करता है, ठीक है। गैमेट्स produced for sexual reproduction creates variation and diversity among living organisms। जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या करेंगे, वो वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट होता है, दो तरीके का गैमेट होता है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। वो क्या होता है बेसिकली, वो वेरिएशन लाने में हेल्प करता है और डाइवर्सिटी लाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, जो चिल्ड्रन है वो रिजेंबल करेंगे देयर पेरेंट्स को, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि पेरेंट ने अगर एक ये अपने माँ बाप का बेटा है तो वो अपने माँ बाप जैसा ही दिख रहा है। रिजेंबलेंस तो होगी भाई, पर एकदम सेम नहीं दिख सकते, इसीलिए माइटोसिस नहीं होता। अगर माइटोसिस होता तो आप एकदम सेम दिखते भाई, क्योंकि हर चीज़ सेम आने वाली थी। एकदम ही आप एकदम कॉपी हो जाओगे तो प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो चीज़ें बनती हैं वो माइटोसिस से नहीं बनती है, वो मियोसिस से बनेगी, ठीक है। एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस meiosis occur only in the cells of testes of males to produce sperm of and ovaries of females to produce egg। इतना ये हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि साइट ऑफ मियोसिस कहाँ है। साइट मीन्स कौन सी जगह पे हो रही है, ये हो रही है इन द सेल्स ऑफ टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में, ठीक। टेस्टिस में हो रही है तो क्या हो रहा है, स्पर्म बनेगा, और ओवरीज में हो रही है तो एग बनेगा। स्पर्म और एग फ्यूज करके ही तो जाइगोट बनता है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, प्लांट्स में मियोसिस कहाँ होती है। प्लांट्स में मियोसिस अकर करती है इन एंथर मेल पार्ट टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे मियोसिस होती है एंथर में। अब यहाँ पे प्लांट्स में भी आप देख रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही एरिया में हो रही है, एंथर में, जिससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, फिर वो क्या होगा, सिग्मा पे जाकर गिरेगा, फिर वो जाके फर्दर प्रोसेस होगा, जो भी उसका प्रोसेस होता है, ओके। और ओवरीज में कहाँ होती है, एग के लिए, ठीक है। जो एग होता है उसमें पिस्टिल में जो बेसिकली जो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं उसमें एग सेल्स में मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है बेसिकली, पेरेंट सेल ट्वाइस डिवाइड करते हैं वन आफ्टर द अनदर टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन the cells divide into 2 daughter cells and the number of chromosomes in the each daughter cells reduced to half, okay। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मियोसिस में जो डॉटर सेल है, जो पेरेंट सेल है, वो 2 बार डिवाइड करेगी। एक बार देखो, एक बार इसने डिवाइड किया यहाँ, फिर इसने एक बार डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पहले डिवीजन में क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। 2 थे तो हाफ हो गए, उनका जो भी नंबर है एक एक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, जो सेकेंड डिवीजन है वो सिमिलर होता है माइटोसिस का, वो ईच डॉटर सेल्स डिवाइड इनटू 2 दस फॉर्मिंग 4 डॉटर सेल्स। जो सेकेंड डिवीजन है माइटोसिस की तरह ही होता है, जो जैसा फर्स्ट डिवीजन में हुआ था वैसा ही, बस 4 तरीके की डॉटर सेल्स बन जाएंगी। कोई भी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं होगा, क्रोमोसोम सेम होगा। जैसे माइटोसिस में क्या था, जितने क्रोमोसोम पेरेंट में थे उतने ही उसमें जा रहे थे, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हुआ है तो उसमें जितने क्रोमोसोम्स है उतने ही आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी ये बात नहीं हो रही है कि भाई अगर वो आया तो हाफ हुआ तो उसका भी हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सेकेंड डिवीजन होता है वो माइटोसिस के सिमिलर होता है कि इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट ईच गैमीट हैज़ हाफ नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है कि हाफ डीएनए तो आया, जो पहला डिवीजन था उसी से तो आया। तो गैमीट के पास हाफ डीएनए है कंपेयर
करेंगे अगर पेरेंट सेल से। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब गैमीट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स कंबाइन करते हैं, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। ओके, अब इनके पास एक है, इनके पास एक है, आपस में दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 बन गए ना, तो ओरिजिनल नंबर रिस्टोर हो गया। ठीक है, इसको आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ mitosis and meiosis just must occur in a proper and controlled manner. What happens if meiosis and mitosis do not happen properly? अगर ये दोनों प्रॉपरली नहीं होंगे तो भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली सेल डिवाइड नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर ठीक से नहीं पता चलेगा, रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगी क्रोमोसोम की। अब अगर कोई एरर है इस प्रोसेस में तो ये क्या करेगा, वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। ओके, now errors in mitosis lead to uncontrolled cell division. This can lead to formation of tumor or abnormal number of chromosomes in body cells. अब ये याद रख लो, अगर माइटोसिस में गड़बड़ी हो गई तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, इससे क्या होगा, ट्यूमर बन जाएगा और abnormal number of chromosome हो जाएंगे बॉडी सेल्स में। ठीक है, अगर now if errors in meiosis may result in genetic disorder which may be associated with developmental problems or distinctive physical features. Faulty meiosis may also cause early pregnancy loss or reduce fertility. Okay, हाँ, meiosis में error होगा तो क्या होगा, genetic disorders होने वाले हैं और डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगी और फिजिकल फीचर्स में भी प्रॉब्लम दिखेगी। मतलब कि जो फिजिकल फीचर्स हैं आपके, आप कैसे दिख रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने वाले मिलेंगे। जो meiosis में एरर है वो प्रेगनेंसी लॉस में भी वो प्रेगनेंसी लॉस भी कॉज कर सकता है और वो फर्टिलिटी भी रिड्यूस करता है। ठीक है, अब नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेल थ्योरी, जो कि प्रिंसिपल है एक बायोलॉजी का। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहला तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल होते हैं। नाउ 1838 में जर्मन बोटैनिस्ट named Matthias Schleiden reported that all plants are made up of cells. ठीक है, ये इन्होंने रिपोर्ट किया। और 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने ये फाउंड किया कि all animals are also made up of cells। ठीक है, स्लीडन ने बोला कि सारे प्लांट सेल से बने हैं, श्वान ने बोला सारे एनिमल्स भी सेल से बने हैं। तो 1855 में एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला कि सेल थ्योरी को एक्सपैंड कर दिया, ये कह के कि न्यू सेल्स जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं और इन तीनों का काम मिलकर बनाता है सेल थ्योरी। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सारे ये 1838 में जो माथियास श्लीडन है उन्होंने रिपोर्ट किया कि सारे प्लांट्स सेल से बने हैं। और 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने ये फाउंड किया कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। और 1855 में जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चाउ ने ये भी एक्सपैंड किया सेल थ्योरी को, ये कहकर कि जो न्यू सेल्स बने हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हो। तो ये सब तीनों मिलकर ऑल टुगेदर सेल थ्योरी बनाती है, जो पॉइंट्स क्या हमने पढ़े अभी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स। ओके, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम 3 प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। स्टार लगाने का टाइम आ गया भाई, ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, ये तीनों प्रिंसिपल्स के आगे बड़ा सा स्टार लगा दो। मेरा स्टार थोड़ा गड़बड़ हो गया पर लगा देना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल क्या है, बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स में है, और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, नाउ next topic is, do cells grow and reproduce forever? Cells grow and divide in controlled way, stay in the right place and carry out their functions and eventually die when they are no longer needed. Cells एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और एट द एंड वो मर जाते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है। डेड सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू सेल्स जो कि कैरी आउट करते हैं सेम फंक्शन को। तो यानी कि सब सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है। ठीक है, अगर सेल्स मरेंगे नहीं, इफ़ सेल्स डू नॉट डाई when they should or if they die too early, problems आएंगे। अगर वो मर ही नहीं रहे हैं या फिर तो बहुत पहले ही मर गए तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
In many cells, animal cells, cell division usually stops when cells comes in contact with neighboring cells. Animal cells में cell division रुक जाता है जब cells आपस में neighboring cells के contact में आ जाते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो सेल डिवीजन रुक जा रहा है. इनहिबिशन का मतलब होता है इनहिबिट, यानी रोक देना प्रोसेस को. तो अगर कोई सेल एनिमल सेल में सेल कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं नेबरिंग सेल्स तो सेल डिवीजन नहीं होगा. यानी कि हाउएवर कैंसर सेल्स लूज देयर कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली लीडिंग टू देयर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स. ठीक है, कैंसर सेल्स क्या करते हैं, वो अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देते हैं और वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं, जिसको ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो होते हैं वो डिफरेंटली ग्रो करते हैं. ड्यू टू द प्लांट सेल की जो रिजिड वॉल की वजह से प्लांट सेल ज़्यादा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करते हैं और उसमें डिफरेंट पैटर्न होता है. भाई इसमें तो सेल वॉल है तो भाई चाहे कॉन्टैक्ट करो चाहे जो करो भाई, वो तो सेलेक्टिवली परमेबल था, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए था. ठीक है, तो यानी अगर प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब सेल कॉन्टैक्ट हो रहा है नेबरिंग सेल्स का, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसका कोई मैटर नहीं है भाई. आपको अगर लग रहा है कि अगर उसकी वजह से कॉन्टैक्ट में आने से यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है. ठीक है, नाउ इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन. सेल्स बहुत छोटे होते हैं पर उसमें रिमार्केबल वेरियस नंबर्स ऑफ फंक्शंस होते हैं. क्या होता है, दे प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज एंड सेक्रेट सब्सटेंसेस, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. Every living being from a tiny bacterium to a giant tree is made up of cell. जो भी एक टाइनी बैक्टीरियम से लेके जायंट ट्री बन रहा है भाई, वो सब सेल्स का बना है. हम भी जो है वो एक प्रोडक्ट है हार्ड वर्किंग सेल्स का. आप भी जब बर्थ हुआ था तो आप भी बहुत छोटे हुआ करते थे, अभी आप एक बड़े हो चुके हैं. आप धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली ग्रेजुअली आप इंक्रीज ही होते हैं, आपका बॉडी शेप साइज एवरीथिंग इंक्रीजेस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल डिवीजन होता रहता है आपकी बॉडी में. सेल्स हमेशा काम करते रहते हैं, एक सेल मरता है तो दूसरा सेल उसको रिप्लेस कर देता है उसके डेफिनेट फंक्शन के साथ. ओके, बाय दिस हम ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसके बाद आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई थी और मैंने पूरी कोशिश की है कि एनसीईआरटी की सारी लाइन कवर किए जा सके और अच्छे से आपको जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको याद करा दिया. बेसिकली आपको चाहे जितने तरह तरह के आप नोट्स बना लो या आप कहीं से भी पढ़ लो, गूगल से कहीं से भी पढ़ लो आप, लेकिन अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी तो आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है. आप एनसीईआरटी से अगर आपने पूरे अच्छे से रीडिंग लगा ली है, अच्छे से पढ़ लिया इस चैप्टर को विथ द डायग्राम्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो. तो अब हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और आई होप बहुत जल्दी आप लोग को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे. Thank you so much for watching. Please subscribe and like and share. Thank you so much. Bye bye.